बच्चों नमस्कार। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जीवाश्म पदार्थ का मृदा गुणों और उसके उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करता है। आज अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने जीवांश पदार्थों का विच्छेदन किस प्रकार से होता है, उस पर कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। आज अपन इसके गुणों और उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है जीवांश पदार्थ का, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अपन ने ये डायग्राम ही ड्रॉ कर रखा है मैंने इस पे बोर्ड पर, तो हम इसमें बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कितना ये 15 जो कारक हैं ये किसी न किसी रूप में जीवांश पदार्थ जो होते हैं इनके गुण और उनकी उर्वरता पर प्रभाव डालते हैं। तो अपन देखते हैं कि जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मृदा संरचना की। ये मृदा संरचना जो है वो किस प्रकार से बदल जाती है जीवांश पदार्थों से। जीवांश पदार्थ का मतलब ह्यूमस जो होती है वो जब मृदा में मिलती है तो वो मृदा की संरचना को बदल देती है, मृदा की उर्वरता को बदल देती है और वो एक कंप्लीट मृदा बन जाती है और उसमें उसकी संरचना में सुधार आता है, उपजाऊपन में सुधार आता है। इसी को हम कहते हैं कि जब जीवांश पदार्थ की जितनी मात्रा मृदा में अधिक होगी उसकी मृदा संरचना उतनी ही अच्छी होती है। इसी को हम कहते हैं कि मृदा संरचना को प्रभावित कर रहा जीवांश पदार्थ द्वारा। फिर हम बात करते हैं जल धारण क्षमता कि जब मृदा में जीवांश पदार्थ उपस्थित होते हैं, क्योंकि जीवांश पदार्थ जो होते हैं उनकी जल को अवशोषित करने की या अधिशोषित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो जीवांश पदार्थ की उपस्थिति के कारण मृदा की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है, वो जल को अधिक समय तक थामे रखती है। तीसरी अपन बात करते हैं वायु संचार की कि जब जीवांश जो पदार्थ होते हैं या ह्यूमस जो होती है वो मृदा में उपस्थित होती है तो ये मृदा को सरंध्र बना देती है। मृदा में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, भुरभुरी हो जाती है, जिससे उसके अंदर वायु आसानी से प्रवेश कर जाती है और वायु के रंध्र उसमें बढ़ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं वायु संचार, यानी वायु का संचार उसमें बढ़ जाता है जिससे पौधा आसानी से वृद्धि कर सकता है और मृदा में पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो भी श्वसन क्रिया आसानी से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवांश पदार्थ जो होता है वो वायु संचार को बढ़ा देता है मृदा के अंदर। फिर हम बात करते हैं मृदा के ताप की, टेम्परेचर ऑफ सॉइल। मृदा के ताप जो होता है, क्योंकि जीवांश पदार्थ जो होते हैं जब मृदा में मिलते हैं तो ये मृदा के ऊपर एक परत का निर्माण कर देता है। एक परत के निर्माण करने के कारण जो टेम्परेचर है, मृदा का ताप जो है वो सर्दियों में भी उतना ही बना रहता है, ज़्यादा बना रहता है, जिससे पौधों की वृद्धि आसानी से होती है, टेम्परेचर को कम नहीं होने देता। यानी मृदा के ताप को ये जीवांश पदार्थ बनाए रखते हैं जो एक मृदा के लिए अनुकूल होता है और पौधों की वृद्धि के लिए भी उपयोगी होता है। फिर अपन बात करते हैं मृदा अपर्दन की, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले कहा कि जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो मृदा के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, एक परत का निर्माण कर देते हैं। तो जब परत का निर्माण हो जाता है तो मृदा का कटाव कम होता है, मृदा अपरदन बहुत कम होता है, मृदा की क्षति नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जीवांश पदार्थों की मृदा में वृद्धि हो जाने से मृदा अपरदन में कमी आती है, मृदा अपरदन बहुत कम होता है। भू परिष्करण, जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो मृदा के भू परिष्करण में वृद्धि करते हैं। इसकी भू परिष्करण जो है इसके गुणों में वृद्धि होती है, इसके गुणों में सुधार होता है। वाष्पीकरण भी इसी बात पर आधारित है कि जब जीवांश पदार्थ मृदा में उपस्थित होते हैं तो ये जीवांश पदार्थ एक लेयर बनाते हैं, अभी अपन ने बात की थी। तो जब लेयर बन जाती है तो मृदा में से जल का वाष्प बनकर उड़ना कम हो जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि मृदा से जो वाष्पीकरण हो रहा होता है वो रुक जाता है, कम होता है, जिससे मृदा में उपस्थित जल की क्षति कम हो जाती है। जल जो होता है वो बहुत कम उसमें से वाष्पीकृत हो पाता है। तो जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो मृदा में वाष्पीकरण को रोक देते हैं। फिर अपन बात करते हैं सुघट्यता तथा ससंजन की। जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो मृदा की सुघट्यता और ससंजन दोनों ही गुणों को बढ़ा देते हैं। अगर अपन बालू की बात करें, बालू में अगर इसको मिला दिया जाए तो ये क्या करते हैं, इसकी सुघट्यता और ससंजन क्षमता को बढ़ा देते हैं। जबकि अगर चिकनी मिट्टी की बात करें उसमें अगर जीवांश पदार्थ अधिक हैं तो वो इसकी सुघट्यता और जो ससंजन क्षमता है उसको कम कर देते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मृदा की प्रकृति के आधार पर
यानी मृदा किस प्रकार की है, उस मृदा की प्रकृति के आधार पर ही जीवांश पदार्थ जो है वो इन गुणों को प्रभावित करते हैं। अगर मृदा बालू है तो उनकी सुगठितता और संसंजन क्षमता में वृद्धि होती है। अगर मृदा चिकनी है तो इन दोनों गुणों में कमी हो जाती है। फिर अपन देखते हैं धनायन विनिमय क्षमता की बात करते हैं। धनायन विनिमय क्षमता का अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि मृदा जो होती है वो ऋण आवेशित कण होते हैं और मृदा के ऋण आवेशित कण होने के कारण वो उसमें पाए जाने वाले धन आवेश को अपनी सतह पर अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे ही जीवांश पदार्थों को इसमें मिलाया जाता है तो जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो धन आयन को अधिशोषण करने की क्षमता में वृद्धि कर देते हैं। इससे इनकी धन आयन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि मृदा में कई सारे धन आयन पाए जाते हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो धन आयन है सारे, इन धन आयनों को मृदा अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है, तो इसकी क्षमता में वृद्धि कर देते हैं ये जीवांश पदार्थ। फिर अपन बात करते हैं उभय प्रतिरोधन क्षमता। जीवांश पदार्थों के मिलाने से वो क्या करते हैं, इसके प्रत्यारोधन क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे उसके पीएच में परिवर्तन आसानी से नहीं होता। यानी अगर उसमें कुछ अम्लीय पदार्थ मिला दिए जाए या क्षारीय पदार्थ मिला दिए जाए तो उसके पीएच में परिवर्तन बहुत कम हो पाता है। यानी वो एक बफर विलयन की तरह कार्य करने लग जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं उभय प्रत्यारोधन क्षमता। तो जीवांश पदार्थों के मृदा में मिलाने से उनकी उभय प्रत्यारोधन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि, यानी जब जीवांश पदार्थ जितने मृदा में अधिक उपस्थित होंगे, हम जानते हैं कि जीवांश पदार्थों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो जब इनकी मात्रा इसमें बढ़ेगी तो पोषक तत्व यानी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है आदि, इनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। यानी ये सारे के सारे तत्व इसमें बढ़ जाते हैं, चाहे पोटेशियम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, आयरन हो या सल्फर हो, ये सारे के सारे इनमें बढ़ जाते हैं जीवांश पदार्थों के मिलाने से। लवणता में सुधार, क्योंकि जीवांश पदार्थ जो होते हैं मृदा में मिलकर के मृदा कोलॉइड बनाते हैं और वहाँ पर अम्लों का निर्माण करते हैं, कार्बनिक अम्ल बना देते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है, ब्यूटेरिक अम्ल है, प्रोपियोनिक अम्ल है। इन अम्लों के मिलने से इसकी लवणता में सुधार आता है, मृदा की लवणता में वृद्धि होती है। फिर हम बात करते हैं पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। वही बात कि जब जीवांश पदार्थ मृदा में मिलेंगे तो उसमें जीवांश पदार्थों में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व हैं वो मृदा को मिलते हैं, और जब मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि उनकी पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। बहुत अधिक मात्रा में मृदा को या पौधे को पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं कि पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि हो गई। फिर बात करते हैं जैविक प्रभाव, क्योंकि जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, उनसे ह्यूमस का निर्माण होता है। और जब ह्यूमस मृदा में बढ़ता है, मृदा में इसकी मात्रा बढ़ती है, तो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, केंचुए हैं, चींटियां हैं और अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं उस मृदा को खा करके और उसमें क्या है उसके उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब उसमें जैविक जीव जंतुओं की मात्रा भी बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती जाती है जो उस भूमि के लिए उपजाऊ होते हैं, मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। इसको अपन कहते हैं इसका जैविक प्रभाव। पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, जैसा कि बच्चों को जानते हैं कि जब जीवांश पदार्थ या ह्यूमस को मृदा में मिलाया जाता है तो सीधी सी बात है कि ये उस मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, उसमें पोषक तत्व भी मिलाते हैं, मृदा के वाष्पीकरण को भी कम करते हैं, उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। इस कारण से पौधों की वृद्धि जो होती है वो अधिक होती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब मृदा में जीवांश पदार्थों की मात्रा जितनी अधिक होती है, पौधे की वृद्धि उतनी ही अच्छी होती है, उतनी ही अधिक होती है। तो इस प्रकार बच्चों जीवांश पदार्थ का मृदा के गुणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस सबका अपन ने अध्ययन किया। अब अपन इसका आगे का जो एक छोटा सा टॉपिक है कि जीवांश पदार्थों का मृदा के गुणों पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी ये कुछ हानिकारक जो प्रभाव हैं उसको भी उत्पन्न करते हैं। यानी मृदा में जब जीवांश पदार्थ उपस्थित होते हैं
तो इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हमें दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हैं उसको अपन देखते हैं। कौन कौन से प्रभाव? बच्चों, जीवांश पदार्थ के मृदा में हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे कि पहला जो प्रभाव है वो ये है कि जीवांश पदार्थ रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा और भोजन का स्रोत होते हैं। यानी जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव जंतु होते हैं मृदा में, उनको ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और भोजन प्रदान करते हैं, जो उनको मृदा में लंबे समय तक जीवित रखता है। तो ये जीवांश पदार्थ जो हैं उनको ये सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो हानिकारक जीव जो हैं वो मृदा में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं और पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवांश पदार्थ जो है वो मृदा में किसी न किसी रूप में हानिकारक प्रभाव डालते हैं। दूसरा इसका हानिकारक प्रभाव यह है कि जब मृदा में अत्यधिक मात्रा में जीवांश पदार्थ की उपस्थिति होती है तो उससे पौधारोपण में कठिनाई उत्पन्न होती है। पौधारोपण जो होता है वो मुश्किल से होता है। पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे पौधे, क्योंकि उनको बहुत अधिक मात्रा में जीवांश पदार्थ अगर मिल जाते हैं तो उनको पनपने में, उनको वृद्धि करने में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होती है। फिर हम बात करते हैं कि ये मृदा में विच्छेदन के दौरान, यानी जब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है मृदा के अंदर, तो वो एक फाइटोटॉक्सिन नामक विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। फाइटोटॉक्सिन जो होता है वो विषैला होता है पौधों के लिए, यानी एक फाइटोटॉक्सिन पदार्थ जो होता है उसका निर्माण होता है जो पौधों के लिए हानिकारक होता है। ये पौधे की वृद्धि को रोक देता है। तो इस प्रकार बच्चों, जीवांश पदार्थ जो है वो मृदा में उपयोगी होने के साथ साथ उसमें कुछ हानिकारक प्रभाव भी डालता है। तो ये जो तीन जो हानिकारक प्रभाव हैं ये मुख्य रूप से देखे जाते हैं जीवांश पदार्थों द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस अध्याय में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।